Hello to all our community members. Welcome to Mission IAS Species. बेसिकली हम लोग इंडियन सोसाइटी की लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे, तो हमें लगा कि क्यों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस कर दिए जाए इंडियन सोसाइटी के टॉपिक को लेकर, ताकि आपके जो डाउट है कि जो हम प्रहार सीरीज कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी की, तो क्या उससे क्वेश्चंस लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, लड़ी है या नहीं लड़ी है 2022 के पेपर में या फिर 21 के पेपर में। तो इस एंगल को भी देखना जरूरी है, ठीक है। बिकॉज आपको भी पता है वी कैन नॉट ब्लाइंडली बिलीव इन समथिंग। हमें कहीं ना कहीं प्रूफ चाहिए कि हाँ, जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उस पर रिलाई किया जा सकता है या फिर नहीं। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए ये एनालिसिस वाला वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। वैसे आपने देखा होगा कि मैं उतना ज़्यादा ये जो आपका साइडलाइन इश्यू सब है एनालिसिस करना उतना ज़्यादा इंगेज नहीं करता, क्योंकि मेरा मकसद आपको स्टैटिक टॉपिक प्रोवाइड करना है और इसीलिए मैं आपको स्टैटिक कंटेंट प्रोवाइड करते रहता हूं। लेकिन एक बात ये भी निकल कर आती है कि आपको भी तो श्योरिटी होनी चाहिए कि यस, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम ये मैगजीन्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ हम इस लेक्चर सीरीज में ये भी देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी की क्या वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में, और ये कहीं ना कहीं आपका मेकिंग और ब्रेकिंग वाला एक टॉपिक होगा जो आपके आंसर्स में मार्क्स को फेच करने में मदद करेंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आपको ही पता है ये जो सोसाइटी की टॉपिक है कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको समझ में आएगा नहीं। बस आपको करंट अफेयर से लिंक करते रहने हैं, और जो स्टैटिक के टॉपिक है एक बार आप पढ़ लोगे तो सारी सोशल इश्यूज आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। बस रिकॉल करते रहना है। रिकॉलिंग पावर काफी यूं कह सकते हो कि शक्तिशाली चीज होती है, जो आपके कंटेंट को एट द मोमेंट रिकॉल करवाने में मदद करती है। तो यही बात मेरा कहना है कि आपको इस एनालिसिस को बढ़िया से देखने हैं, ऑब्जर्व करने हैं, और खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं और किस पर हमें फोकस करना है, किस टॉपिक पर फोकस करना है। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ से ये डिस्कस करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। 2-3 सालों का हम एनालिसिस देखेंगे, ज़्यादा हम डिटेल में जाने वाले हैं नहीं। और साथ ही साथ कितने मार्क्स आ सकते हैं। और ध्यान रखना है, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपका GS1 से भी टैली करेगा तो करेगा, बिकॉज इंडियन सोसाइटी तो GS1 में ही है। GS2 से भी टैली कर सकता है। GS3 के पेपर में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सोसाइटी से टैली कर सकते हैं, GS4 में भी, ठीक है। तो हम इसको वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं रखेंगे कि भाई साहब सिर्फ GS1 में जो इंडियन सोसाइटी है तो वहीं पर आपका जो है क्वेश्चन आएगा, बिकॉज ऑल द यूपीएससी सिलेबस आर इंटर रिलेटेड, ये मानना पड़ेगा। एंड इंटरलिंकिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टैलेंट जो आपको डेवलप करने हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, एंड वेन एवर यू आर इंटर रिलेटिंग समथिंग विथ समथिंग, तो डेफिनेटली आपके जो आंसर इनरिचमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए तो आपने देखा होगा सारे टॉपर्स बोलते हैं कि इंटरलिंक करिए सिलेबस के टॉपिक्स को और आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर सकोगे। तो विदाउट डिले लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग जो कहीं ना कहीं आपको भी जानकर खुशी महसूस होगी। देखो, यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है अपने इस एनालिसिस के आधार पर, जो आपका 2020, 2021 एंड 2022, और 2021 में जो इंडियन सोसाइटी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देखो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओवरऑल आपके 130 मार्क्स। ये मैं आपको इसी विजन आईएएस के जो आपका प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है उसी से बता रहा हूं। और 2021 की बात करें तो 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और ये है आपका 135 मार्क्स का। अब 2022 की बात करें, यानी कि जो लेटेस्ट पेपर हुआ है आपका, इसमें इंडियन सोसाइटी के टॉपिक से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है आपको 75 मार्क्स का। अब आपको लग रहा हो कि भाई साहब एक बैग इतनी मार्क्स कम कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो बेसिकली इसका लॉजिक ये है कि जो विजन आईएएस का जो आपका पीडीएफ है इन्होंने जो कंपाइल किया है, वो और भी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 सबसे कंटेंट उठाए होंगे। तो इसलिए ये जो है ओवरऑल आपका
मार्क्स बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन जो हमने 2022 के पेपर को उठाया है उसमें डायरेक्टली आपके 6 क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 75 मार्क्स, तो मान के चलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका 135 मार्क्स का जो कंटेंट है वो आपका मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसमें आपको बिलीव रखना है। अगर इसका हम परसेंटेज निकालें तो देख सकते हो 2021 के एनालिसिस की ही अगर हम बात करें तो 54% मार्क्स आपका इंडियन सोसाइटी से आ सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा रेलेवेंस है इस टॉपिक का, इसलिए मैं बार बार आपको ये जो ऐसे हल्के टॉपिक है इसको न छोड़ने की सजेशन देता हूँ। या फिर आप कह सकते हो कि इथिक्स में भी कुछ इसी प्रकार का है। तो जो आपका इथिक्स है प्लस जो आपका ऐसे का टॉपिक है प्लस इंडियन सोसाइटी है, इन सब में मैंने आपको बताया है कि कोई रिसर्च और कोई टेक्निक की क्या बात बोलते हैं वैसे, हाँ टेक्निकलिटीज की जरूरत नहीं होती है। तो आराम से आपका जो है आंसर्स आ जाएंगे, आप आराम से आंसर लिख पाओगे, बिकॉज ये सब जो इवेंट है वो आपके सोसाइटी में हमेशा होती रहती है, बस एग्जाम्पल्स को आपको लिंक करना है। ये बात तो हो गई। होप आपने इंपॉर्टेंस समझ लिया होगा इस इंडियन सोसाइटी के टॉपिक का। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि यस, जो करंट अफेयर्स का रोल है ना वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने तो आपको स्टैटिक टॉपिक इंडियन सोसाइटी के बता दिए और जो कंटेम्प्रोरी इश्यूज पिछले 1-2 साल में थी वो भी कवर की हुई है, जो आपका ओनली है इसका प्रहार मैगजीन है जो भी हो, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रहे 2022 के पेपर को हम देखेंगे और आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना करंट से लिंक करके पूछे जाते हैं। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, लेकिन हाँ करंट अफेयर्स की भी पकड़ होनी चाहिए इंडियन सोसाइटी के टॉपिक को लेकर, बिकॉज इंडियन सोसाइटी के जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा करंट इश्यू ओरिएंटेड होते हैं। तो ऐसे में आपकी उस पर पकड़ होनी चाहिए। तो मेरा जो सजेशन या फिर एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो ओनली आईएएस की जो प्रहार सीरीज है स्टैटिक वाली, ठीक है, और उस पर जो मैंने लेक्चर्स आपको बताया है वो कर लो, प्लस जो आपका विजन आईएएस का इंडियन सोसाइटी का करंट अफेयर्स मैगजीन आता है, अगर आप मेंस लिखोगे तो उस समय आपको ही पता है कि कंपाइलेशन आती है ना, मेंस 365 का कंपाइलेशन आता है। तो इन दोनों को कर लोगे, योर सोर्स विल बी सफिशिएंट। इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, उसी को बार बार पढ़ो, एग्जाम्पल हमेशा ऑब्जर्व करो। एग्जाम्पल जितना ऑब्जर्व करोगे आप और ज्यादा डायमेंशन ऐड कर सकते हो अपने आंसर में, और आपका आंसर जो है मजबूत बनेगा, ताकतवर बनेगा। यूं कह सकते हो कि आप जो है अच्छे आंसर्स में मार्क्स फेच कर सकते हो, बिकॉज सोसाइटी के टॉपिक में आपको क्या है, या फिर यूं कह सकते हो कि यूपीएससी के जो आंसर राइटिंग में डायमेंशन जरूरी है। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से स्टेक होल्डर्स एक बार पता चल जाए तो वो जो है आपको आंसर इनरिचमेंट में मदद करेगी। हम वैसे तो एथिक्स में ढूंढते हैं स्टेक होल्डर को, लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप हर क्वेश्चन में ढूंढिए स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर को ढूंढोगे तो फिर आपका आंसर लिखने की जो दिक्कतें आती है कि फ्लो नहीं बनता, तो ये सब आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये इंपॉर्टेंस मैंने आपको हाईलाइट किया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आपको टॉपिक भी देखने हैं। जैसे ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलेशन है विजन आईएएस का, इसमें देखो टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन दिया गया है पीवाईक्यू का। और वैसे भी मैं आपको कहता हूँ कि पीवाईक्यू आपके जेब में होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए, बिकॉज तभी आप क्वेश्चन जिस प्रकार से सेट किए जाते हैं उनके थिंकिंग को समझ सकोगे, और आप उस एंगल से कोई आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको तुरंत दिमाग में घुसेगा और अल्टीमेटली आप जो है लिंक कर सकोगे, एग्जाम्पल्स ऐड कर सकोगे, तो चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो देखिए लेट्स डिस्कस कि हम टॉपिक वाइज देखेंगे। जैसे आपको पता है GS1 इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ये तो आपका हिस्ट्री का टॉपिक हो गया। ज्योग्राफी का टॉपिक भी आ जाता है इसमें, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी टॉपिक आ जाता है, एंड आपका सोसाइटी का भी टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो इससे तो आप भली बात ही वाकिफ होंगे। और ये PDF आप डाउनलोड कर लेना, और इसके साथ साथ जो आपका इन्वायरमेंट है या फिर आपका जो इकोनॉमी है या फिर आपका पॉलिटी है, सबके क्वेश्चंस कंपाइलेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसको बार बार देखिए, बार बार देखो और न्यूज़पेपर से लिंक करो, बार बार देखो और न्यूज़पेपर से लिंक करो, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, लेकिन
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवा कर ही आपको छोड़ेंगे। प्रॉपर समझ हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप जो है डिसिप्लिन्ड वे में अपने तैयारी को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो एक जो व्यक्ति है, स्टूडेंट है, उन्होंने ही बोला था कि इस पर एनालिसिस किया जाए। तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई साहब, अगर सोसाइटी की वीडियो बना रहे हैं तो एक प्रकार से आपको भी तो भरोसा होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चंस का एनालिसिस किया जाए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से नहीं। तो इसलिए मैंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। तो चीज़ें अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली लाइक करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, हमारे कम्युनिटी मेंबर का पार्टिसिपेट करें, कम्युनिटी मेंबर्स बने। बिकॉज आप सब कहीं ना कहीं एक यूथ हो तो जाहिर सी बात है यूथ की एनर्जी एकुमुलेट होनी जरूरी है, ताकि जो आपका पॉजिटिव एनर्जी है वो स्प्रेड हो पूरे माइंड बॉडी के लेवल पर, और अल्टीमेटली आप भी बेनिफिट कर सको अपने फ्रेंड्स को, या फिर जो भी सोसाइटी को जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो करिए। ठीक है, अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सोसाइटी में, कॉन्शियसनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सोसाइटी में। बिकॉज कॉन्शियसनेस की कमी के कारण बहुत सारी दिक्कतें, कन्फ्लिक्ट ये सब झेलने पड़ते हैं। और जब आप कॉन्शियस होते हो, आप वेल अवेयर होते हो, तो जाहिर सी बात है आप एक यूं कह सकते हो कि यूनिक पर्सनैलिटी बन जाते हो। ठीक है, तो उस बात को भी हमने समझना होगा। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ जो टॉपिक से क्या क्या अहमियत रखता है। अब देखो, ये जो आपका टॉपिक वाइज है, आप लिंक करते जाना। ये सब हमने टॉपिक अपने वीडियोज में कवर करवाई है या नहीं करवाई है, ठीक है, आपको लिंक करते जाना है। तो देखो 2021 की अगर हम बात करें तो जो आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, इससे आपका 2 क्वेश्चन 2021 में आया था, यानी कि आपका 25 मार्क्स। ठीक है, और अगर हम 2020 की बात करें जो आपका ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, वहां पर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्क्स का। इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एवरेज मान के चलो कि 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपके 25 मार्क्स आराम से आपके हाथ में होंगे। बस आपको करंट अफेयर सबसे लिंक रहना है, जुड़े रहना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 2019 की ही बात कर लो, वैसे तो हमने इसका एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन 10 + 15 25 मार्क्स आए कि नहीं आए, तो बताओ क्या आप आंसर से नहीं लिख सकते इसका? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आप इतने डाइवर्स टॉपिक्स पढ़ चुके हो, तो आराम से आंसर्स लिखा जा सकता है। हम 2022 के भी पेपर को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं दूसरा टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको मार्क किया है इसमें, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए मैंने इस पर 5 बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर्स लिए थे, ताकि आप ओवरऑल इश्यू वुमेन की समझ जाओ। ठीक है, बिकॉज अगर हम बात करें तो वुमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड, तो उनके इश्यूज को समझना जरूरी होगा। यूपीएससी क्यों पूछती है वुमेन से रिलेटेड इश्यू को? बिकॉज जब तक हम उनके समस्याओं को समझेंगे नहीं, हम कहीं ना कहीं जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी प्रमोट ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हम अवेयर ही नहीं हो सकेंगे, हम अपने ही परसेप्शन में बने रहेंगे कि नहीं मैन इज सुपीरियर, दिस दैट। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझना होगा कि वुमेन के रोल को हमें आगे लाना है, इसलिए यूपीएससी इस पर फोकस करती है, हर एक साल फोकस करती है। और क्वेश्चन का ट्रेंड देखो आप, 2021 में आपका लगभग 3 क्वेश्चन, 3 नहीं 4 क्वेश्चन पूछा गया है। 15 + 10 25 + 10 आपका 35 + 10 45 मार्क्स। समझ में आ रहा है आपको? इंपॉर्टेंस आप देखते चलो। उसके बाद आप 2019 में देखो 10 + 15 आपका 25 मार्क्स। तो ऑन एवरेज आप कहो तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो जो वोमेन से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते हैं, एडिटोरियल में आते हैं, आपको चिपक जाना है उससे। ठीक है, चिपक जाने का मतलब ये है कि अच्छे से पढ़ना है, कि वहां पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं, और हमेशा यूपीएससी लिंक करती है। ठीक है, जैसे आप देख लो जिस इकोनॉमी कैसे इंपावरमेंट करती है वोमेन का, है ना, किस प्रकार से यूपीएससी ने जिस इकोनॉमी को वोमेन से लिंक किया है, वोमेन के इंपावरमेंट से लिंक किया है। जिस इकोनॉमी आप समझते हो ना, ये जो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सब जो निकल कर आ रहे हैं, उनको हम जिस इकोनॉमी कहते हैं बेसिकली। तो ये सब बात निकल कर आता है आपका। अब उसके बाद चलो आगे, ये टॉपिक तो हमने देख लिया। अब अर्बनाइजेशन, ये टॉपिक भी हमने इंडियन सोसाइटी के प्रहार लेक्चर सीरीज में कंप्लीट करवाया है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन में क्या मुद्दे निकल कर आएंगे, प्रॉब्लम्स निकल कर आएंगे, रेमेडीज निकल कर आएंगे, गवर्नमेंट क्या सोल्यूशन लेकर आ रही है। ठीक है, ये निकल कर आएंगे। जैसे अर्बनाइजेशन में एक कंज्यूमरिज्म, कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म काफी ज्यादा प्रचलन में रहता है, और यूपीएससी ने 2022 के पेपर में कंज्यूमरिज्म के टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, Tier 2 सिटीज को लिंक करके।
ये बात है। अब देखो एक क्वेश्चन निकल कर आया 2021 में, 15 मार्क्स का है। मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस जो निकल कर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। तो सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सोशल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट दोनों आपको लिंक करना है। तो सोशल इम्पैक्ट अलग से लिंक कर देना और इकोनॉमिक इम्पैक्ट अलग से लिंक कर देना, ठीक है। ये बात हो गई। फिर 2020 में देख लो आप, 15 मार्क्स का, यहाँ पर आपका फ्लडिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस पूछे हैं कि भाई साहब रिमीडियल मेजर्स क्या हो। तो आप देखो यहाँ पर आपको इजी क्वेश्चन से निकल कर आएंगे, आपको ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली द क्वेश्चन विल बी सॉर्ट आउट अगर आप न्यूज़पेपर सबसे लिंक करते हो, क्योंकि फ्लडिंग सबके सिचुएशन क्या हर एक बार आती है, तो क्वेश्चन अपियर होने के चांसेस भी हर एक बार ही होते हैं, ठीक है। ये बात निकल कर आती है। तो होप यू अंडरस्टूड। देख लो एक और क्वेश्चन जो मैं आपको वैसे तो बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल टू द फ्लड कंडीशंस डिस्कस। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं है। फिर देखो अर्बन एरियाज में एयर पोल्यूशन की समस्या आती है कि नहीं आती है, ठीक है। दिल्ली में बार बार ये न्यूज में आती है, तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो आपका मुंबई दिल्ली कोलकाता है 3 मेगा सिटीज है, लेकिन एयर पोल्यूशन इज मच मोर सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली कंपेयर टू अदर टू। क्यों? बिकॉज पराली वाली सिचुएशन निकल कर आती है ना, आसपास के जो हरियाणा पंजाब वाले रीजन है, आपको पता है वहाँ पराली जलाई जाती है और वो धुआं जो है दिल्ली में आता है। पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि दिल्ली का लोकेशन भी पॉल्यूशन का कंडीशन का कारण बनती है, बिकॉज उस समय आपका ठंड का समय होता है और अल्टीमेटली जो भी आपके एयर पार्टिकल्स है वो वहीं पर मौजूद रहते हैं, वो मूव भी नहीं कर पाते। तो आप देखोगे कि काफी ज्यादा धुआं वाला माहौल बना रहता है ना। पार्टिकुलेट मैटर नियर द सरफेस मौजूद रहती है और वो लंग्स सब एंटर करके डिजीज क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये बात है। और यहाँ पर चलो अब ज़्यादा डिस्कस में नहीं करेंगे, नहीं तो टाइम बड़ा चल जाएगा आपका, बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये बात निकल कर आ गई। अब चलो हम चलते हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन इस बार भी क्वेश्चन पूछा है 2022 के पेपर में, और यूपीएससी लिंक करके पूछती है, मैंने आपको बताया। तो ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी को लिंक कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है। तो ओवरऑल अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें, इस पर हमने डिस्कस किया कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, अर्बनाइजेशन पर मान के चलो एक क्वेश्चन रहता ही है, बिकॉज अर्बनाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जुड़े ही रहते हैं, ठीक है। चाहे वो फ्लडिंग हो, चाहे आपका पॉल्यूशन हो, ये दो मेजर मुद्दे हैं जो आपका चलते रहती है, ठीक है। उसके बाद देख लो आप इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी। तो इस पर भी आपका ऑन एवरेज एक क्वेश्चन आता है। 2020 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया और 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन हाँ, ग्लोबलाइजेशन का जो हमने स्टैटिक टॉपिक कवर करवाया है उसमें आपका अच्छे से इलोबरेट तरीके से हमने आपको प्रिपेयर करवा दिया। आई थिंक कि मैंने आपको बताया अभी तक लंबा लेक्चर जाएगा, तो 4-5 लेक्चर्स इसलिए मैंने लिया भी, नहीं तो हम आपको शॉर्ट फॉर्म में आई थिंक कि 2-3 घंटे में वीडियो लेक्चर सीरीज खत्म करवा देते। लेकिन वाई वी फोकस्ड ऑन गिविंग यू मोर एंड मोर लेक्चर्स ऑन ग्लोबलाइजेशन, इट इज ऑल बिकॉज कि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं डिफरेंट फॉर्म में आते हैं। कभी आपको कल्चर्स पर क्या प्रभाव पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का, ये तो कॉमन है, पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म इन इंडिया इज अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, आप जस्टिफाई करिए, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी। तो आप देख सकते हो ग्लोबल आइडेंटिटी पाने के चक्कर में क्या हम अपने लोकल आइडेंटिटी को खो रहे हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन निकल कर आता है। अब देख लो ग्लोबलाइजेशन वो आपका कल्चरल ह्यूमनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। कल्चरल ह्यूमनाइजेशन यानी कि जो आपका ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड कल्चर आपका इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो जहां जहां ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हुई है वहां वहां जो कल्चर है उसकी होमोजेनिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो लोकल कल्चर्स है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, या फिर यूं कह सकते हो कि आप शैडो जोन में चले जाते हैं। आप देख सकते हो ना वेस्टर्न कल्चर का कितना डोमिनेंस आजकल हमारे इंडियन सिटीज में देखने को मिलता है। कंज्यूमरिज्म हो गया, आपका न्यूक्लियर फैमिली हो गया, या फिर जो भी है, वो तो चलो अर्बनाइजेशन की रहती है, लेकिन ओवरऑल आप अंडरस्टैंडिंग समझ ही रहे होगे। अब देख लो फिर आपका पूछ लिया गया था ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ऑन एज्ड पॉपुलेशन। तो यहाँ से क्या समझकर कंक्लूजन निकाल सकते हो कि लिंक कर देती है ग्लोबलाइजेशन कल्चर, ग्लोबलाइजेशन एज पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन वोमेन। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपका लिंक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आपको हर एक जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे एज्ड पॉपुलेशन हो, चाहे आपका ये जो वोमेन हो, ठीक है, उन सब के आधार पर ग्लोबलाइजेशन का कोई टॉपिक आता है, आर्टिकल आता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रीड।
ठीक है, और बेसिक डेफिनेशन आप तैयार कर लेना ग्लोबलाइजेशन का क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से रोल ऑफ वुमेन या वुमेन से रिलेटेड आता है तो डाटा फैक्ट तैयार कर लेना, यहाँ से ये बात भी निकल कर आती है। ठीक है, अर्बनाइजेशन है तो अर्बनाइजेशन का कुछ डाटा फैक्ट तैयार कर लेना, डेफिनेशन तैयार कर लेना एज पर द ऑफिशियल डाटा ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से आपको चलना है। पॉल्यूशन पर आता है तो पॉल्यूशन पर तैयार कर लेना। तो आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में जरूरत नहीं होनी चाहिए। और पॉल्यूशन के जहां पर बात आएगी तो आपको वहां पर कंक्लूजन में क्या लिखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इकोनॉमी, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, वन हेल्थ कंसेप्ट में तो आपको बार बार बताते रहता हूँ। ठीक है, तो इस एंगल से आपको चलना है। ये बात हो गई। फिर चलो सोशल इंपावरमेंट। सोशल इंपावरमेंट की बात करें तो ये टॉपिक भी हमने कवर करवा दी है आपको, और 2020 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछा गया, तो अप्रोक्स आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन सोशल इंपावरमेंट को लेकर आ जाता है। सोशल इंपावरमेंट में कौन कौन आ जाते हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है, स्टेक होल्डर्स को लेकर आओ। ठीक है, जैसे आपका वुमेन भी हो गई, ठीक है, ट्राइबल्स भी हो गए, ट्राइबल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ट्राइबल्स में भी आपका एससी हो गया, एसटी हो गया, साथ ही साथ फिजिकली डिसेबल पर्सन आपको पता है, साथ ही साथ एज्ड पॉपुलेशन, ये सब बातें हैं। साथ ही साथ यूथ को भी आप लिंक कर सकते हो। तो सोसाइटी को एम्पावर करना, यूँ कह सकते हो कि सोशल एम्पावरमेंट कहलाएगा, और अल्टीमेटली सोसाइटी में जो भी स्टेक होल्डर्स है उसको एम्पावर कर दो। ठीक है, तो इस एंगल से आपको देखना है। तो ये बात हो गई। और सोशल एम्पावरमेंट कैसे किया जा सकता है, एजुकेशन, यूँ कह सकते हो बेटर हेल्थ केयर, ठीक है, डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सब तरीके हैं। तो इस एंगल से आपको देखना है। और ये तो हमने डिस्कस किया भी था, ये जो क्वेश्चन आया था आपका, अभी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, हैज द कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, एलैबोरेट योर आंसर्स। आप मेरे वीडियो में देख लेना, आई हैव एक्सप्लेन्ड देयर। ठीक है, ये बात निकल कर आती है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, आपका 2 क्वेश्चन बन जाते हैं ऑन एवरेज। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और इसके लिए आपको कोई अलग से टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से आप न्यूज़पेपर कवर करो। हमारे जो वीडियो लेक्चर सीरीज हमने प्रोवाइड की है सोशल एम्पावरमेंट का, वो सब कवर करो, आराम से आपके जो मुद्दे हैं सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चलो टॉपिक रीजनलिज्म। रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, कॉम्युनलिज्म, ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल सही। अभी हाल ही में आपको सेकुलरिज्म की लेक्चर 1.5 घंटे की प्रोवाइड की है, कॉम्युनलिज्म की लेक्चर 1.5 घंटे की प्रोवाइड की है, रीजनलिज्म की लेक्चर ओवरऑल 1 घंटे 17 मिनट की प्रोवाइड की है। तो जाहिर सी बात है ये सब कंसेप्चुअल चीज है, तो जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे बेसिक से तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। अब रीजनलिज्म पता ही नहीं है कि होता क्या है रीजनलिज्म, तो आप कैसे करंट अफेयर से लिंक कर पाओगे, कैसे आप एग्जाम्पल ढूंढ पाओगे कि हाँ ये एग्जाम्पल रीजनलिज्म का है? नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि समझना जरूरी है ना रीजनलिज्म के कंसेप्ट को, सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को समझना है। तो सेकुलरिज्म जब आप समझ जाते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के बुक को आप जब देखते हो या फिर एम लक्ष्मीकांत को देखते हो, तो जब भी आप प्रोविजंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई साहब ये प्रोविजंस है जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। जैसे आपका फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, आपका जो प्रियम्बल हो गया, या फिर और भी बहुत सारे प्रोविजंस हो गए, राइट टू वोट हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। तो इस एंगल से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो रीजनलिज्म ऑन एवरेज अगर देखो तो अल्टर करके पूछा जाता है रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म को। जैसे इस बार सेकुलरिज्म से क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं 2022 के पेपर में, और रीजनलिज्म आपका 2020 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन है कि रीजनलिज्म जो है वो आपका कल्चरल असर्टिवनेस के बढ़ने का परिणाम है, तो इस पर कमेंट करने की बात कही गई थी। ठीक है, इस पर आप बोलिए। ये बात हो गई। साथ ही साथ ये भी देख लो व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म। तो अगर ये आप क्वेश्चन करते हो ना व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, तो आपका रीजनलिज्म टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा। तो इसमें ये भी बोला जा रहा है कि जो आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट का ऑन द रीजनल बेसिस, तो वो भी रीजनलिज्म को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई रीजन है, अब पता चला 2 रीजन है, अब एक रीजन में खूब भर भर के डेवलपमेंट हो रही है, एक रीजन में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा, एजुकेशन सुविधा नहीं है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट से नाराजगी आएगी कि नहीं आएगी? गवर्नमेंट से नाराजगी आएगी, बिल्कुल आएगी। तो अल्टीमेटली वो रीजनलिज्म का कारण बन सकती है। और रीजनलिज्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। अब भाई साहब आप ही समझिए कि कोई राज्य है अपना, अब वो अपने राज्य को इकोनॉमिक लेवल पर, एजुकेशनल लेवल पर, या फिर आपका हेल्थ के लेवल पर आगे बढ़ाना चाहता है, तो बड़ी अच्छी बात है ना। लेकिन अगर रीजनलिज्म का सहारा लेकर कम्युनल वायलेंस या फिर आपका जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, एक दूसरे राज्य के प्रति नफरत क्रिएट करे, तो ये जो है आपका दिक्कत का कारण बन जाएगी। तो ये हमने आपको रीजनलिज्म के टॉपिक में कवर करवाया है अच्छे तरीके से। ठीक है,
ये होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स इन द मोर एलोबरेट मैनर। तो वी हैव कवर्ड ऑल दीज रीजनलिज्म। एक क्वेश्चंस मान के चलो, यानी कि वो अल्टरनेटिव में है, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म, इसको एक ही टॉपिक मानो, और ऑन एवरेज अगर कहे तो एक क्वेश्चन आपका ईयरली बेसिस पे आ जाएगा, चाहे वो रीजनलिज्म पर आए, कम्युनलिज्म पर आए या फिर सेकुलरिज्म पर आए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लो 2019 में आपका पूछा गया है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, कि सेकुलरिज्म के नाम पर जो आपका कल्चरल प्रैक्टिसेस में जो आपके चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो वो क्या है, आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और ये बार बार हमने आपको फोकस किया है सेकुलरिज्म के टॉपिक पर। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ द कंसेप्ट ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल, ये आपके मैगजीन में भी कवर है, हमने करवाया है। ठीक है, उसी प्रकार से देख लो 2014 में, 24 तो नहीं, कि जो इंडियन डिबेट है ऑन सेकुलरिज्म डिफर फ्रॉम द डिबेट इन द वेस्ट। दोनों कॉपी कैट है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थीम रिपीट होते हैं, ये नहीं करना है कि रिपीट नहीं होते। इसलिए बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन एटलीस्ट आप कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स एटलीस्ट आप सोल्व कर लो, तो आपकी जो मेहनत है वो 50% आसान हो जाएगी, बिकॉज आप जो है थीम से वेल अवेयर होगे। और अगर इसी प्रकार का थीम दोबारा रिपीट होता है तो आप आराम से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और जो आपका बॉडी पार्ट्स है उसका। ठीक है, और डाटा सब्सटेंशिएट करने आपको मैगजीन से। ठीक है, तो इस एंगल से आपको देखना है। उसके बाद देख लो सोशल इश्यूज, जिसमें आपका वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट, यानी कि जो भी वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है सेंटर स्टेट के द्वारा वेलफेयर वल्नरेबल सेक्शन के लिए, वल्नरेबल सेक्शन को आपको तोड़ना है। इसमें कौन स्टेक होल्डर्स आएंगे, वोमेन, वो भी वल्नरेबल सेक्शन में आ जाती है। आपका जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो भी वल्नरेबल सेक्शन में आ जाते हैं। जो आपके एज्ड पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन है, वो भी वल्नरेबल सेक्शन में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस एंगल से आपको देखना है। और भी आते हैं, जैसे आपके जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं, ठीक है, वो भी आपके वल्नरेबल सेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जाहिर सी बात है, अब इनको एम्पावर करना है, इनको सोसाइटी में एक इक्वल स्थान देना है। तो ऐसे तो होगा नहीं कि लोग जो हैं इतने समझदार हो जाएंगे अपने आप ही, तो इनको एम्पावर करने की जरूरत होती है। फूड सिक्योरिटी दो, एजुकेशन दो, ठीक है, स्कॉलरशिप बेनिफिट दो। तो आप देखते रहते हो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसे इनिशिएटिव लॉन्च किए जाते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये सब क्या है, वेलफेयर स्कीम्स है, ताकि ये सब इक्वल ग्राउंड फील्ड पर आए और इक्वली compete कर सके टू द वेल रूटेड पर्सन। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है, लॉज क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, बॉडीज क्या है कंस्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दिस वल्नरेबल सेक्शन, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लॉ है, जैसे आपका ट्राइबल्स के लिए क्या है, आपका एक लॉ है ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट, आपने सुना होगा 2006 या 2005 में आई थी, तो वो बेसिकली उनके राइट्स को इंश्योर करती है। ठीक है, और एक आपने सुना होगा शेड्यूल कास्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, कुछ ऐसे करके था, तो वो क्या है, मैकेनिज्म लॉज है जो इनको प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एनालिसिस देखें तो 2021 में आप यहाँ पर देखो कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, ये बात है। तो जो भी स्कीम सब होती है ट्राइबल से रिलेटेड या फिर आपका वुमेन से रिलेटेड, वो आपको मैगजीन में हो जाएंगे। ये आपका डायरेक्टली करंट अफेयर से कवर कर लेना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये आपका टॉपिक करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये सब आपका करंट में जो ज़्यादा न्यूज में रहती है ना, उससे पूछा जाता है, और आप आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड। जैसे यहाँ पर देख लो पूछा गया था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, देखो 2017 में पूछा गया और ये एक्ट आया था 2016 में। तो करंट अफेयर से जो था वो पूछ लिया गया, समझ में आया आपको। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग। ठीक है, और ये कीवर्ड याद रखना, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। पूरा ये जो कीवर्ड है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड को चिपकाना है अगर आपको रूरल एरियाज के डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो, है ना। इस प्रकार के ये जो कीवर्ड है ना ढूंढते रहिए, है ना, कि गवर्नमेंट जो है पूरा इनिशिएटिव पर फोकस करे, सो दैट लोगों को अर्बन एरियाज में माइग्रेट ना करना पड़े, वो रूरल एरियाज में रही और वहाँ पर वो रोजगार जनरेट करे, वहाँ पर वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो इससे 2-3 बेनिफिट होगी। जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर आपका प्रेशर कम होगा, है ना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज कम होगी। ठीक है, जो आपका अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, जैसे आप घटोज की बात करते हो या फिर आप इसकी बात करते हो जो आपका स्लम्स है, वो सब जो है प्रिवेंट हो सकेंगे। ठीक है,
अगर हम पूरा इनिशिएटिव को अच्छे से लॉन्च कर देते हैं तो ये बातें हैं। उसके बाद देखो आपका इश्यूज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, ये सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 2021 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है 15 मार्क्स का, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमने आपको कवर करवाई है, बिकॉज सोशल सेक्टर या सोशल सर्विसेज में क्या आती है, एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये सब मुद्दे जो है ऑन बेसिस के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। जैसे अगर आपका 2021 का ही क्वेश्चन देखे तो जो डिजिटल लिटरेसी है ना, पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, वहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एसेसिबिलिटी की कमी है। तो एक तो ये कि रूरल एरियाज में आपको पता है डिजिटल लिटरेसी काफ़ी कम है, जिसको हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड, आपको ही पता होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी आपका पूरी तरह से वेल डेवलप नहीं है। तो इसके कारण सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती। कैसे नहीं हो पाती आप समझो। सोशल मतलब क्या, हेल्थ बेनिफिट, या फिर आपका जो आपका एजुकेशन है, ठीक है, या फिर आपका जो आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर सब चल रहा है, ठीक है, तब ये सब जो अर्बन एरियाज में एसेस कर पाते हैं। अब जैसे यूट्यूब सब की बात हो गई, अब डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है तो कोई टीचर अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना पाए कैसे आएगा, पता चला इंटरनेट ही खत्म हो जाती है ना। तो आप हो कि समझ पा रहे हो अच्छे से, तो इस प्रकार से आपको लिंक करना है। तो मैंने तो एक आपको कंटेंट्स बता दिया है, बस आपको समझना है कि हाँ इस प्रकार से लिंक कर सकते हो। आप पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए और टॉपिक को इंटरलिंक करिए, आपका आंसर लिखना आसानी से आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं पॉवर्टी एंड हंगर। ये तो सदाबहार टॉपिक है, पॉवर्टी एंड हंगर पर क्वेश्चन ना आए ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, कहते ना हमारे बिना तुम नहीं और तुम्हारे बिना हम नहीं, यानी कि यूँ कह सकते हो कि यूपीएससी का जो मेंस का पेपर है उसमें पॉवर्टी और हंगर का क्वेश्चन ना आए, यूपीएससी ये होने नहीं देगा। समझ में आया आपको। जैसे आपका 2021 के ही पेपर की अगर हम बात करें तो 15 मार्क्स हो गया आपका, पूछा गया, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मेजर्स टू अचीव देम इन द डिटेल। ठीक है, उसके बाद आप देखो 2020 की बात करें तो 15 मार्क्स में आया है पॉवर्टी के टॉपिक पर। ठीक है, और इस पर तो आपका रिपोर्ट भी पूछ लिया जाता है, जैसे आप देख लो, है ना, इन दिस कंटेक्ट एनालाइज द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और मुझे तो ये भी लगता है ये जो आपका अभी लेटेस्ट रिपोर्ट हुआ है, आया है जो पॉपुलेशन डेवलपमेंट वाला, जिसमें ये भी बोला गया है कि 2023 में पॉपुलेशन जो है वो इंडिया का रिप्लेस कर देगा चाइना से। ठीक है, तो उस पर भी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस एंगल से हमें देखना है। तो देख लो 2020 में आपका दो क्वेश्चन 15, 10, 25 मार्क्स का। ठीक है, फिर देख लो आप पीछे चलो, हंगर एंड पॉवर्टी, यहाँ पर आप देख रहे होगे। ठीक है, इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया स्टिल टुडे। तो इस एंगल से देखो आप, फिर देखो आप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया रिमेन शो पीसेस, यानी कि यूँ कह सकते हो कि जो प्रोग्राम चलाई गई हैं वो जो है सिर्फ दिखावे के लिए हो जाती है, जब तक आपका कोई पॉलिटिकल बिल, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बिल अटैच नहीं रहता। यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बिल होगा तब जाके ये सब जो प्रोग्राम से सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, तब जाके समस्या का समाधान होगा। तो इस एंगल से है, ये बात हो गई। फिर देखो पॉवर्टी, समझ में आया? ये बात निकल कर आती है। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इस एंगल से आपको देखना है। आई थिंक कि हम लोगों ने सारा क्वेश्चंस कवर कर लिया है। ठीक है, तो होप यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ गई कि किन किन टॉपिक पर फोकस करना है। पॉवर्टी एंड हंगर पर फोकस करना है, और इससे रिलेटेड जो स्कीम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो उस पर भी ध्यान रखना है आपको। और अगर कुछ रिपोर्ट आता है आपका, रिपोर्ट मतलब क्या, जो आपका ट्रस्टेड है, जैसे आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशन की ही आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाली रिपोर्ट है, या फिर यूँ कह सकते हो भाई साहब जो आपके करंट अफेयर्स है ना, जो भी विजन आईएएस का जो आप पढ़ोगे उससे ज़्यादा परे नहीं जाना है, क्योंकि आपको अलग से रिसर्च नहीं करना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए आपको अलग से रिसर्च नहीं करने है। दो चीज़ करनी है, करंट अफेयर्स पढ़नी है, प्लस आपको स्टैटिक मजबूत रहना चाहिए, प्लस आंसर राइटिंग करके जो भी आप टॉपिक पर है उसको इंटरलिंक करो, स्टैटिक को करंट अफेयर से लिंक करो, करंट अफेयर्स को स्टैटिक से लिंक करो, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये बात निकल कर आ गई।
तो हमने ये देखा, ठीक है। तो होप ये जो आपका एनालिसिस है वो आपको समझ में आया होगा। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकालने का प्रयास करें, ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम निकालने का प्रयास करें, सोसाइटी आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और सोसाइटी को कवर जो करना है वो आप स्टैटिक पूरा पकड़ बनाना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको विजन आईएएस के करंट अफेयर्स कर लेने। अब स्टैटिक में आपको डाउट होगा कि क्या प्रहार से किया जाना चाहिए। तो देखो, प्रहार से आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने आपको बताया, सिर्फ आप मैगजीन पढ़ते प्रहार की तो आपको हो सकता है इंटरलिंक करने ना आ रहा होगा, लेकिन मैंने जो लेक्चर्स बताई है वो एलोबरेट तरीके से बताई है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ बुकलेट को पढ़ाया है, हमने डायमेंशन कवर किए हैं, अच्छे से कवर किए हैं, ताकि आपका एक एक ब्रॉडर परसेप्शन बनता जाए और अल्टीमेटली आप सब्सटेंशिएट कर सको। तो यस, आप जो प्रहार मैगजीन है, खासकर सोसाइटी वाली जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस पर रिलाई करो। वीडियो का जरूर देखना है, वीडियो देखोगे तब आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और करंट अफेयर विजन है इसका कर लेना, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और आंसर राइटिंग कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, प्लस एक टेस्ट सीरीज उठा लेना जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगे पीडीएफ वर्जन में, तो उसको सॉल्व कर लेना, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ऐसे में आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, आपकी चेतना को शांति मिल जाएगी, आपको लगेगा ना हमने मजे से तैयारी की है, मस्ती से तैयारी की है, ठीक है। तो ये बात आपने हो सकता है ग्रैप्स किया हो। और हाँ, अब हम 2022 के पेपर को ग्रैप्स करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जो आप प्रहार सीरीज की बात कर रहे थे 2021, अब ये मैगजीन आई है 2021 में, तो जाहिर सी बात है इस जो मैगजीन बनाई गई होगी, आप भी सोच सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रख कर ही बनाई गई होगी, है कि नहीं है। और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ के साथ डिस्कस किया था। अब 2022 में हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस प्रहार से बन सकती थी, और बन सकती थी तो कितने क्वेश्चंस बन सकती थी, और क्या वैल्यू एडिशन करना है। तो यहाँ से आपकी दूसरी समस्या समाधान हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, ये है आपके सामने जो पेपर हुआ था यूपीएससी का 22 में, वो है आपके सामने ऑन स्क्रीन। और मैंने आपको बताया था कि 6 क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप देख लो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका सोसाइटी का है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, और अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, ठीक है। अब चलते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, कि आपका प्रहार से मैच करते हैं कि नहीं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये आपका सिंपल है, आप लिख सकते हो। ये कोविड-19 जो आपका न्यूज में चला था, और उसके कारण जो शटडाउन हुई थी और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला था, ठीक है, वहां से आपका पूछ लिया गया है। तो देख सकते हो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लोर एंड एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप, यानी कि जो वर्क फ्रॉम होम जो सिस्टम चल पड़ी है, और आगे ये और ज़्यादा चलने ही वाली है, जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड जो भी आपका वर्क कल्चर में चेंज जो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट फैमिली रिलेशन पर क्या होगा। अब इसको आप आराम से लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते। और ये आपका जो प्रहार सीरीज जो सोसाइटी है उसमें थोड़ा सा इसको टच किया गया है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली टच किया गया है, अलग से सेपरेट टॉपिक इस पर है, इसको टच जरूर किया गया है कि वर्क फ्रॉम होम का जो कोविड-19 के बाद आया है, ये एक इम्पैक्ट है कोविड-19 का, ठीक है, कि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो देखने को हमें मिली है। अब यहाँ पर क्या है, यूपीएससी एक स्टेप आगे चला गया है। आगे मतलब क्या, कि आपका जो इम्पैक्ट है फैमिली रिलेशन पर क्या होंगे। तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है, घर पे बैठ के काम करो। अब घर पे बैठ के काम करो तो जाहिर सी बात है, पहली बात तो ये निकल कर आएगी कि क्या क्या समस्याएं निकल कर आएगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहली बात स्टेक होल्डर ढूंढने हैं। स्टेक होल्डर में कौन आ जाएंगे, फैमिली में कौन होते हैं, वुमेन होती हैं, ठीक है। वुमेन आपका जो भी है हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं, चिल्ड्रन होता है आपका, एल्डरली भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होम के कारण ये हो सकता है कि आपका जो वुमेन है ना, वो उनको अनपेड केयर वर्क ज़्यादा करना पड़े। बिकॉज आप कह सकते हो कि जो वर्कलोड है महिलाओं की अनपेड केयर वर्क में वो बढ़ सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ महिला डोमेस्टिक वायलेंस भी फेस कर सकती है, ठीक है, जो हमने देखा भी है कोविड-19 के दौरान, जब आपका वो जो इकोनॉमी शटडाउन हो गई थी, जो अर्नर्स है वो घर आ गए थे,
तो ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस के भी इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले थे। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका आइसोलेशन का रिस्क बढ़ सकता है। आइसोलेशन का रिस्क के कारण आपका मेंटल स्ट्रेस आ सकता है। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे वर्क कल्चर में क्या होता है, आप जाते हो ऑफिस और जो भी आपके सहपाठी हैं आराम से उनके साथ आप वर्क करते हो, तो एक वर्क कल्चर बना हुआ है। लेकिन घर में वो वर्क कल्चर नहीं रहेगा, तो घर में वो कल्चर नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है इसके कारण मेंटल स्ट्रेस डेवलप हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ आप समझो कि वर्क फ्रॉम होम का एक और इम्पैक्ट हो सकता है कि जो व्यक्ति है, अब पता चला कि घर में ही उनको काम करना है, तो पता चला कि पैसे कमाने के चक्कर में इतने ज़्यादा अटके पड़े हैं कि जो फैमिली टाइम उनको बिताना चाहिए था बच्चों के साथ, वुमेन के साथ, या फिर आपके जो एल्डरली हैं उनके माता पिता हैं उनके साथ, तो वो फैमिली टाइम या फिर क्वालिटी फैमिली टाइम ना दे सके, तो इनके कारण जो सोशल रिलेशन है वो इम्पैक्ट हो सकेगा। ठीक है, ये बात निकल कर आती है। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप दिन रात भी काम कर सकते हो, यानी कि नाइट ड्यूटी भी करो। अब जाहिर सी बात है ऑफिस रहता तो चलो ठीक है कि भाई साहब लेट से कि 8 से लेकर 4 बजे तक काम किया, उसके बाद हम ऑफिस से छुट्टी ले लिए। लेकिन क्या वर्क फ्रॉम होम मतलब क्या है, आप रात में भी काम कर सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा सा कंपनी मॉनेटरी इंसेंटिव देने लगे तो व्यक्ति क्या को करेगा, रात में भी काम करने लगेगा। ये सब होता है, ये सब को आप झुटला नहीं सकते। ठीक है, तो तो स्लीपिंग साइकिल को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, पता चला रात रात भर एकदम वर्क ही कर रहे हैं दिन भर, तो स्लीपिंग साइकिल को इफेक्ट कर सकता है। तो इसके कारण आपका मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दोनों पर असर पड़ेगा और इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट फैमिली पर पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा, तो इसको आप समझ सकते हो, या ये टॉपिक आपका जो है करंट अफेयर्स से ही कवर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो सोसाइटी के लिए आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर करने चाहिए, क्योंकि वहाँ से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी जो आपका एक्यूमुलेटेड नॉलेज है ना, जो भी आपने पढ़ा होगा, वो एक्यूमुलेटेड नॉलेज आपको ये आंसर करने में मदद कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप आंसर नहीं कर सकते, 150 शब्दों में ही लिखना था। ठीक है, तो लिख सकते हैं। ये सब जो क्वेश्चन, ये सब जो हमने बात की ऑलरेडी आपके दिमाग में होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप खुद ऑब्जर्व करते होगे। तो ये सब बात निकल कर आती है। और भी आप डायमेंशन ऐड कर सकते हो। हमेशा याद रखना सोसाइटी हो, एथिक्स और स्टेक होल्डर्स को लाना है। स्टेक होल्डर जैसे वुमेन हो गया, एल्डरली हो गया, आपका सोसाइटी हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो जो भी स्टेक होल्डर है उस स्टेक होल्डर के एंगल से आपको सोचना है कि क्या आंसर्स बन सकते हैं, कितने डायमेंशन हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका अर्बनाइजेशन पर मैंने आपको बताया कि अर्बनाइजेशन के टॉपिक पर हर एक साल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका कि हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन। यानी कि आपने देखा होगा टीयर 1 सिटीज किसको कहते हैं, जो आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जैसे आपका दिल्ली है, आपका जो मुंबई है, पुणे है, कोलकाता है, ये सब आपका टीयर 1 सिटीज है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर तो ऑलरेडी एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म है। कंज्यूमरिज्म यानी कि कंजम्पशन है ना, मार्केट भरी पड़ी है, सामान खरीदते जाओ, सामान खरीदते जाओ, कार खरीदो, बाइक खरीदो, और पता नहीं मॉल में जाओ तो शॉपिंग करते रहो, या फिर आप देख सकते हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पर। ठीक है, और भी कई प्रकार की सर्विसेज मिलती है। तो एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि कल्चर ऑफ कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। अब आप समझने की कोशिश करिए, जो टीयर 2 सिटीज है ना, जो कहीं ना कहीं टीयर 1 सिटीज के ग्राउंड पर ही डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टीयर 2 सिटीज में टीयर 1 सिटीज का इफेक्ट पड़ेगा, तो वहां पर भी कल्चर ऑफ कंजम्पशन आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस एंगल से आपको एनालाइज करना है कि किस प्रकार से ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विथ एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन। ये बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये आप हमारे लेक्चर सीरीज से आंसर कर सकते हो। ठीक है, और नॉट ओनली हमारे लेक्चर सीरीज के, अगर आपने ट्राइबल इश्यूज को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका जो बैक एंड नॉलेज है वो भी आपको इस आंसर करवाने में मदद करेगा। जैसे देख लो, गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल कम्युनिटी या कैटेगरी। तो कहने का मतलब ये है कि ट्राइबल कम्युनिटीज हम देखते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज में डाइवर्सिटीज है। डाइवर्सिटी इन द सेंस की हो सकता है लोकेशन बेस्ड डाइवर्सिटी हो, है ना, कोई असम में जो ट्राइबल्स है, या फिर कोई मिजोरम में है, जैसे नागालैंड में है,
तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी डाइवर्सिटी क्या हो सकती है, जो आपका सोशल सिस्टम है ना, जैसे कहीं पर जो है जेंडर इक्वलिटी होती होगी, कहीं पर आपका जो है पैटर्नल सोसाइटी होता होगा, तो ये सब डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो हम डाइवर्सिटी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि वो क्या कंटेक्स्ट है जहाँ पर हमको उसको सिंगल कैटेगरी कंसिडर करवा सकते हैं, सिंगल कैटेगरी देख सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें वैसे तो आप समझो किस किस एंगल से हम उनको सिंगल कैटेगरी कंसिडर करवा सकते हैं। एक एंगल तो होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्लस लीगल प्रोटेक्शन। कैसे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन में आपका शेड्यूल ट्राइब का टैग मिला है कि नहीं, ट्राइबल कम्युनिटीज को बिल्कुल मिला है। साथ ही साथ लीगल प्रोटेक्शन है कि नहीं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ये जो आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, ये क्या लीगल प्रोटेक्शन देता है ट्राइबल कम्युनिटीज को। साथ ही साथ ये जो आपने देखा होगा, जो हमने डिस्कस भी किया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट करके कुछ है, तो वो क्या है, लीगल सिस्टम है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इनको इस एंगल से भी हम सिंगल कैटेगरी के अंतर्गत कंसिडर कर सकते हैं, या फिर यूँ कर सकते हो। दूसरा अदर बात कहे तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है उनके लिए कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, यानी कि जो आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज से पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है, तो ये भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। साथ ही साथ ये भी देखते होगे कि ट्राइबल कम्युनिटीज रिस्पेक्ट करती है नेचर को, ठीक है, बिकॉज नेचर उनके लिए लाइवलीहुड का सोर्स है, नेचर उनके लिए पीस का सोर्स है, नेचर उनके लिए आपका रिसोर्स का स्रोत है। तो इस एंगल से भी उनको सिंगल कैटेगरी के कंटेक्स्ट में देखा जा सकता है। एलोंग विथ व्हाट, ये जो आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस देखते हो, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहाँ से निकल कर आते हैं, फॉरेस्ट से ही निकल कर आती है, ठीक है। तो हर एक ट्राइबल कम्युनिटीज में ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो आपका उनके लिए लाइवलीहुड का काम करता है। तो आप समझने की कोशिश करिए, मैगजीन में आपको कोई डायरेक्ट आंसर इसका नहीं मिलेगा, आपको एक्यूमुलेटेड नॉलेज के माध्यम से लिंक करना पड़ेगा ताकि आप आंसर्स रिलेट कर सको, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर 18, एनालाइज द सैलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी वाया विच कास्ट रिलीजन एंड रीजन। तो देखो भाई साहब, यहाँ पर तो मैंने भी कुछ सोचने का प्रयास किया। अब मैं तो कोई साइंटिस्ट हूँ नहीं कि सारे क्वेश्चन का आंसर जान जाऊंगा, तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाह रहा है, और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि इस पर हम कुछ रिसर्च करें, आंसर्स ढूंढें। लेकिन आप इस आंसर को देखो, आप क्या समझते हो इस क्वेश्चन से, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। इसलिए तो आप देखो 15 नंबर का है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सोच कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में अगर देखें तो भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लिखने की बात की जा रही है। चलो ठीक है, ये आंसर आप हमें बताना अगर आपको पता चल रहा है तो, क्वेश्चन हमें जरूर समझाना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, सेकुलरिज्म। भर भर के हमने आपको 1.5 घंटे का लेक्चर सीरीज सेकुलरिज्म पर प्रोवाइड किया, और हमने आपको बताया था कि सेकुलरिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, रीजनलिज्म हो, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मेरे लेक्चर को आप देखोगे तो आराम से इसको आंसर कर सकोगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया, टॉलरेंस, असिमिलेशन, प्लुरलिज्म इज द की एलिमेंट्स इन मेकिंग एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म। तो इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म क्या है कि भाई साहब हम सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि वी आर टॉलरेंट अबाउट ऑल द रिलीजन। तो जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिलीजन की, ठीक है, तो वहाँ पर टॉलरेंस नहीं होगा। तो क्या हमारा जो स्टेट है वो सेकुलर नेचर का रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसलिए ये जो है आपका 3 एलिमेंट्स आपको ये याद भी रखने हैं, टॉलरेंस, असिमिलेशन एंड प्लुरलिज्म। ये जो है आपको इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यही 3 पिलर जो है सेकुलरिज्म को मजबूत करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से लिंक कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा आंसर्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है ना मेरे पास, नहीं तो आपको आराम से आंसर भी बताता, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, मैंने ये भी बात बोली थी कि ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक पूछ लिए जाते हैं इंटरलिंक करके। इस बार पूछा गया ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी को इंटरलिंक करके, है ना, इन ए वर्ल्ड ऑफ स्केयर रिसोर्सेस।
तो क्वेश्चन क्या है, इलुसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी इन ए वर्ल्ड ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। यहाँ पर 3 चीजों पर फोकस की गई है, ग्लोबलाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी और स्केर्स रिसोर्सेज, ठीक है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, विथ रेफरेंस टू इंडिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी के बीच रिलेशनशिप बताइए, ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि जैसे आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी टू द वर्ल्ड, ठीक है। जब हम इंटीग्रेट करते हैं अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड से, तो वो होता है आपका ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है, आइडिया आता है, इनोवेशन आता है, कैपिटल आता है, एसेट आता है, ये सब आता है। लेकिन हमारा फोकस क्या है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी आता है, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजी है, अब जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं हमारे देश पर इम्पैक्ट डालेगी, हमारे रिसोर्सेस पर इम्पैक्ट डालेगी, इन द सेंस कि जो भी हम टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं वो रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को आसान करता है। अब जब रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो पॉजिटिव बेनिफिट और दोनों नेगेटिव बेनिफिट दोनों होता है। तो पॉजिटिव बेनिफिट की बात करें तो जैसे आपको पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ये भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एक जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई, जिसके कारण हम फूड सिक्योर हो सके, फूड सफिशिएंट हो सके, तो इसके कारण प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और आज हम फूड सिक्योर हो गए। समझ आया आपको? जबकि आपको भी पता है हमारे पास लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा स्केर्स है, तो लैंड जब स्केर्स है तो प्रोडक्टिविटी बनानी पड़ेगी। प्रोडक्शन तो एक सर्टेन लिमिट, यूँ कह सकते हो एरिया का एक्सपेंशन एक सर्टेन लिमिट के बाद नहीं हो सकता, तो प्रोडक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात देख सकते हो, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड द रिजल्टेंट टेक्नोलॉजी, आज हम क्या करते हैं, एक्वापॉनिक्स, हाइड्रोपॉनिक्स करते हैं। नहीं, इट इज ए फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। हाइड्रोपॉनिक्स मतलब क्या, वाटर में खेती करना, ठीक है। एक्वापॉनिक्स मतलब क्या, तो ये आपका कहाँ से आ रहा है, टेक्नोलॉजी का देने मतलब, और टेक्नोलॉजी कहाँ से आया, ग्लोबलाइजेशन से आया, ठीक है। और रिसोर्सेज की बात करें, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टेक होल्डर्स को लिंक करिए, तो रिसोर्सेज में क्या आ जाते हैं, लैंड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा। अब चलो एनर्जी की बात करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, आपको पता है दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझना है आपको कि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम फॉसिल फ्यूल पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन आपको पता है फॉसिल फ्यूल एक स्केर्स रिसोर्स है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो टैलेंट हासिल किया गया, या फिर यूँ कह सकते हैं सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का टैलेंट हासिल किया गया, तो ये सब कहाँ की देन है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। साथ ही साथ मिनरल्स को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका इस्तेमाल हम डिफरेंट इंडस्ट्री में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी और इसका इम्पैक्ट हमने देखा, ठीक है। साथ ही साथ देख लो, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी जो भी आपके फॉरेस्ट में रिसोर्सेस हैं, है ना, उनको हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं फॉर द मेडिसिनल बेनिफिट, फार्मास्यूटिकल। तो ये सब आपका टेक्नोलॉजी की देन है। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी ने सिर्फ पॉजिटिव बेनिफिट ही लेकर आए हैं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एक्सप्लोइटेशन आसान हो गया है, तो भर भर के एक्सप्लोइट किया जाता है रिसोर्सेज का, चाहे वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो, चाहे वो आपका वाटर रिसोर्सेज हो, ठीक है, चाहे आपका जो ये मिनरल रिसोर्सेज है। तो इन सब के कारण निगेटिव इम्पैक्ट भी निकलता है, जैसे मिनरल्स निकाले जाते हैं तो कॉलेप्स हो जाता है स्ट्रक्चर, है ना, ये आपने सुना भी होगा, मिनरल को मतलब माइन कॉलेप्स हो जाना, ठीक है। और ये सब बातें हैं। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया, तो होप ये जो हमने ब्रोडर सेंस में आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आपको आसानी भाषा में समझ में आई होगी। लेक्चर थोड़ा सा लंबा चला गया, लेकिन इससे आप ब्रोडर पर्सपेक्टिव डेवलप कर लाओगे। ओवरऑल मैंने क्या बोला कि करंट अफेयर्स प्लस जो स्टैटिक है उस पर आप रिलाई करिए, आराम से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, उस पर एनालिसिस करेंगे। हाँ, तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताना भूल गया कि आपको आंसर राइटिंग जरूर करनी है। विदाउट आंसर राइटिंग कुछ भी समस्या का समाधान नहीं होगा, पढ़ते कितने भी रहोगे, विदाउट आंसर राइटिंग समस्या का समाधान नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसे आंसर राइटिंग करिए कि फ्लो बन जाए आपका, रुकने का नाम ना लो। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं काफ़ी कहीं रुकने का प्रयास नहीं करता, पढ़ाता तो पढ़ाते ही चला जाता। तो ये फ्लो आपको डेवलप करनी है, और ये आपका आंसर राइटिंग से आएगी, थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने से आएगी। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, भर भर के आर्टिकल्स, ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे 20 आर्टिकल पढ़ लिए। जो रिलेवेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने आपको बता दिया ना विजन एज में कि सोसाइटी में क्या है,
इंपॉर्टेंस, वोमेन का कोई आर्टिकल आ गया, या फिर आपका ट्रैवल्स का कोई आर्टिकल आ गया, ठीक है, अर्बनाइजेशन का कोई आर्टिकल आ गया, ग्लोबलाइजेशन का कोई आर्टिकल आ गया, ठीक है। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो आते रहते हैं, तो इन सब पर आपको कवर कर लेना है। वेलफेयर स्कीम वो आपका मैगजीन में कवर हो जाएगा। तो लेक्चर थोड़ा लंबा चला गया, बट आपके रिक्वेस्ट के कारण मैंने इस एनालिसिस को किया है। तो होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हम इसी प्रकार से नए नए लेक्चर सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।